शादी की रात जैसे ही मैंने दुल्हन को बाहों में भरा तो वह रोने लगी। कहने लगी मेरे पेट और मेरी कमर में बहुत दर्द है। मैंने उसे दवा दी तो वह सो गई, लेकिन मैं नहीं सो सका। वह बहुत खूबसूरत थी, सोई हुई तो और कयामत ढा रही थी। मुझे इस घड़ी का ना जाने कब से इंतजार था। मैं उसकी खूबसूरती देखकर अपने होश खोने लगा। मेरा दिल मेरे बस में नहीं रहा। मैंने उसे बाहों में भर लिया, लेकिन मेरे हाथ किसी गीली चीज से टकराए थे और फिर मेरी चीख निकल गई, क्योंकि सफेद चादर पर लाल रंग के। आज मैं बहुत खुश था। मेरी पसंद की शादी हुई थी। मैंने प्राणवी को अपने दोस्त की शादी में देखा था। वह मेरे दोस्त की पत्नी की सहेली थी और वह भी शादी में आई थी, और मैं पहली नज़र में ही उससे मोहब्बत कर बैठा था। वह इस कदर हसीन थी कि मैंने फौरन उसके घर रिश्ता भेज दिया, और उसके घर वाले भी शादी के लिए राजी हो गए, क्योंकि मैं एक कंपनी में अच्छी नौकरी करता था। 2 महीने के लंबे इंतजार के बाद आज मेरी प्राणवी के साथ शादी हो चुकी थी और वह विदा होकर मेरे घर में आ चुकी थी। 2 महीने तक मैं उसकी संगत के सपने देखता रहा। वह 2 महीने मेरे लिए 2 सदियों के बराबर थे। मैं चाहता था कि मैं उससे बात करूं, उसकी प्यारी सी आवाज़ सुनूं, लेकिन फिर मैं अपने दिल को समझा लिया। मोहब्बत में जितनी तड़प होती है, मोहब्बत उतनी ही गहरी होती है। जब से मेरा उसके साथ रिश्ता तय हुआ था, मेरी मोहब्बत में दिन ब दिन बढ़ोतरी होती चली गई। वह 20 साल की बेहद हसीन लड़की थी। मेरी उम्र भी 25 साल थी और मैं खुद भी काफ़ी हैंडसम लड़का था। आज शादी में सबने हमें देखकर वर्ल्ड बेस्ट जोड़ी कहा था। प्राणवी मेरे दोस्त की पत्नी की सहेली थी, इसलिए मैंने शादी से पहले प्राणवी के बारे में ज़्यादा छानबीन भी नहीं कराई कि उसका किरदार कैसा है, वह कैसी लड़की है। मैं तो सिर्फ उसके हुस्न पर मर मिटा था, और वह मेरे दोस्त की पत्नी की सहेली थी, तो मुझे ज़रूरत ही नहीं आई थी छानबीन करने की। कुछ साल पहले ही प्राणवी की माँ की मौत हो गई थी। प्राणवी की भाभी ने यह रिश्ता तय किया था। आज मेरा इंतजार खत्म हो गया था, क्योंकि प्राणवी दुल्हन बनी मेरे कमरे में बैठी हुई थी। जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ तो मैंने देखा कि प्राणवी घूंघट निकाले बैठी हुई थी। कितने दिनों से मैं उसे दुल्हन के रूप में देखने के लिए बेचैन था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता कदम उसकी तरफ बढ़ाए और उसके सामने आकर बैठ गया। मैंने महसूस किया कि उसके हाथ कांप रहे थे। यकीनन वह घबराहट की शिकार थी। मेरे चेहरे पर ना जाने क्यों मुस्कुराहट आ गई थी। शर्माती और घबराती हुई लड़कियां मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैंने जैसे ही उसके हाथों को अपने हाथों में लिया, उसने फौरन से अपने हाथ पीछे खींच लिए। मुझे उसकी इस हरकत पर हंसी आ गई थी। मैं समझ गया था कि वह एक बहुत ही शर्मीली सी लड़की है। मुझे शर्मीली लड़कियां अच्छी लगती थी। शायद इसलिए मुझे प्राणवी अच्छी लगी थी। मैंने उससे कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो। मैंने उसका घूंघट पलट दिया। वह बेहद हसीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था आसमान से कोई परी उतरकर मेरे कमरे में आ गई है। मैं अपने आप को बहुत ही खुशकिस्मत समझ रहा था। मैंने उसकी हुस्न की तारीफों के पुल बांध दिए, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी मुस्कुराहट नहीं आई, तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। क्योंकि लड़कियां तो बहुत खुश होती है जब दूल्हा उसकी तारीफ करता है। तो ठीक है कि यह बहुत शर्मीली थी, लेकिन मुस्कुरा तो सकती थी, मगर वह तो बिल्कुल ही नहीं मुस्कुरा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी रो देगी। मैंने उसके करीब होने की कोशिश की तो उसने एकदम से अपने कमर और पेट पकड़ लिए और कहने लगी, मेरे पेट और कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। उसकी बात सुनकर मैं परेशान हो गया था। थोड़ी देर पहले जो मैं खुश हो रहा था, उसकी इन बातों पर अब मेरा सारा मूड खराब हो चुका था। मुझे लग रहा था कि उसे कोई दर्द नहीं है। वह बहाना बना रही है ताकि मैं उसके करीब न जाऊं। मैंने उससे कहा कि ठीक है, मैं तुम्हें दवा दे देता हूँ। मेरे कमरे में उस समय दर्द की कोई दवा नहीं थी, इसलिए मैं कमरे से बाहर निकल गया और सोच रहा था कि घर वालों से क्या कहूँ कि मेरी पत्नी के पेट में दर्द है, उसे टैबलेट चाहिए। यह बातें सोचते हुए मुझे ना जाने क्यों अजीब महसूस हो रहा था। सभी घरवाले सो चुके थे। पूरे घर में इस समय खामोशी का राज था। मैंने दवाई तलाश करनी शुरू की, जो कि मुझे मिल गई थी। मैं दवाई लेकर बढ़ा ही था कि मेरे एक कजन ने मुझे वहां पर देख लिया, जो कि मेरे अंकल का बेटा था। उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और अर्थपूर्ण मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाकर पूछा, सब कुछ ठीक तो है ना? मैंने कहा, सब ठीक है। असल में प्राणवी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसी वजह से मैं उसके लिए दवाई लेकर जा रहा हूँ।
मेरे कजन ने कहा कि कुछ लड़कियां शादी की पहली रात इस तरह के बहाने बनाती ही है, खासकर ऐसी लड़कियां जिन्हें अपना पति पसंद नहीं होता और उनकी मर्जी के बिना शादी होती है तो वह बीमारी का बहाना कर देती है। मुझे तो लगता है तुम्हारी पत्नी भी इसी तरह से बीमारी का बहाना कर रही है। शायद उसे तुम्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर वह शादी से खुश होती तो तुम्हें इस वक्त कमरे से बाहर न निकलना पड़ता। मेरे कजन की बातों ने तो मेरे अंदर जैसे आग ही लगा दी थी। मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था, लेकिन मैं शादी वाले घर का माहौल खराब नहीं करना चाहता था, क्योंकि थोड़ी देर पहले जो मैं सोच रहा था कि शायद वाकई मेरी पत्नी को पेट में दर्द होगा, लेकिन अब अपने कजन की बात सुनकर मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वह सच बोल रहा है। क्या वाकई शादी से प्राणवी खुश नहीं थी? अगर वह खुश नहीं थी तो फिर उसने शादी के लिए हामी ही क्यों भरी थी? जहाँ तक मेरी जानकारी में था तो उसके घर वालों ने उसकी रजामंदी से ये रिश्ता तय किया था। फिर मुझे एहसास हुआ कि मेरे कजन ने शायद जानबूझकर यह शैतानी ख्याल मेरे अंदर डाल दिया है, मेरी पत्नी के खिलाफ। लोग इस तरह की बातें करते हैं ताकि पति पत्नी का रिश्ता खराब हो जाए। मुझे याद आया कि मेरे चाचा का बेटा जो मुझसे इस तरह की अजीबोगरीब बातें कर रहा था, उसको शादी का बहुत शौक था, लेकिन उसको कोई लड़की नहीं मिल रही थी। शायद वह मेरी शादी को लेकर जल रहा था, इसलिए उसने इस तरह की बात कही ताकि मेरी खुशियां खाक में मिल जाए। मैं इन ख्यालों को झटक दिया और अपने कमरे की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा कि प्राणवी अभी भी बहुत जोर से अपने पेट और कमर को पकड़कर बैठी है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं फौरन उसके पास गया, उसे दबा और पानी दिया और कहा कि तुम थोड़ा सा आराम कर लो। जैसी भी थी वह मेरी पत्नी थी और उसका ख्याल रखना मेरी जिम्मेदारी थी। 1 घंटा मैंने उसके पेट और कमर दर्द का कम होने का इंतजार किया। इस दौरान मैं उससे बात करना चाहता था, लेकिन वह बिल्कुल भी बात करने के मूड में नहीं थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि शायद वह बहुत तकलीफ में है और वह कुछ सुनना और बोलना भी नहीं चाहती है। मायूस होकर मैंने एक स्टोरी बुक पढ़ने लगा और उसमें बिजी हो गया। काफ़ी देर तक मैं स्टोरी पढ़ता रहा, फिर स्टोरी बुक साइड में रखा और देखा तो प्राणवी सो चुकी थी। मुझे बहुत ज़्यादा मायूसी हुई थी। इस रात के लिए तो मैंने बहुत सारे सपने सजाए थे कि मुझे मेरी मोहब्बत मिल जाएगी और हम एक खुशहाल शादीशुदा ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। खूब सारी बातें करेंगे, एक दूसरे से मोहब्बत का इजहार करेंगे। लेकिन मैं तो खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार तक नहीं किया था उससे और वह सो गई थी। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मेरी मोहब्बत, इतनी हसीन लड़की जो कि मेरी पत्नी, मेरे सामने थी। मैं कैसे सो सकता था? मैंने उसको हिलाकर उसे जगाना चाहा तो वह आधी नींद में थी। उसने सिर्फ इतना कहा कि मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे सोना है। मायूस होकर मैं भी सो गया और क्या करता। सुबह जब प्राणवी उठी तो वह बिल्कुल नॉर्मल थी। मैं भी नॉर्मल था। शादी की पहली रात इस तरह गुजरने का बहुत अफसोस तो था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है, बेचारी की तबीयत ठीक नहीं थी तो कोई बात नहीं। सुबह मुझे वह ठीक लगी तो मैंने उसे अपनी मोहब्बत का खुलकर इजहार किया और उसे बताया कि मैं कैसे पहली नज़र में उसका दीवाना हो गया था और उसी वक्त तो तुमसे शादी करने का फैसला कर लिया था। मेरी बातें सुनकर वह खुश हो गई। अब वह फ्रेश लग रही थी और मुस्कुरा रही थी, शर्मा भी रही थी। उसका यह रूप देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और मुझे समझ आ गया कि रात को वाकई उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने घड़ी की तरफ देखा तो सुबह के 7 बज रहे थे। जनवरी की सर्दियाँ थी तो अभी तक बाहर अंधेरा फैला हुआ था। सब लोग थके हारे सोए पड़े थे। बाहर किसी के भी जागने की आवाज़ नहीं आ रही थी। मैंने सोचा अभी तो बहुत टाइम है, कम से कम 8 बजे तक तो सब सोते ही रहेंगे। यही सोचकर मैं प्राणवी के करीब होने लगा। लेकिन जैसे ही मैं उसके करीब होने लगा तो उसने फिर से अपना पेट और कमर पकड़ लिया और कहा कि मुझे फिर से दर्द शुरू होने लगा है। उसकी यह बात सुनकर मुझे अजीब सा महसूस हुआ। अभी थोड़ी देर पहले तक तो वह बिल्कुल ठीक थी। उसे अचानक से कैसे दर्द शुरू हो सकता है? मैं उसे डॉक्टर के पास भी लेकर नहीं जा सकता था। लोग क्या सोचेंगे कि शादी की पहले दिन ही पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर क्यों गया है। हमारे यहाँ इस तरह की बातों को बहुत ही बारीकी से देखा जाता है कि शादी की पहली सुबह पत्नी को किसी हकीम या डॉक्टर के पास लेकर जाया जाए। आसपास मोहल्ले वाले और रिश्तेदार पता नहीं कैसी कैसी बातें बनाना शुरू कर देते। इन बातों को लोग गलत रंग दे देते हैं। मैं जानता था इसको तकलीफ है। एक तो मेरे खानदान का माहौल ऐसा था कि लोग एक दूसरे से जलते रहते थे।
मेरे अपने रिश्तेदार हम लोगों से बहुत जलते थे। मैंने अपनी शादी पर बहुत पैसा लगाया था और बहुत धूमधाम से शादी की थी। हम लोग इतने कोई ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन अपनी हैसियत के मुताबिक शादी पर ज़्यादा खर्च किया था। कारण यह भी था कि मेरी अभी नई नई नौकरी लगी थी और तनख्वाह भी अच्छी थी। खानदान के बाकी लोग इतना खर्चा नहीं करते थे, कंजूसी करते थे। ऐसी सूरत में अगर शादी की पहली सुबह ही डॉक्टर के पास लेकर जाता या डॉक्टर को घर लेकर आता तो मामला कहाँ से कहाँ पहुँच सकता था। मुझे इस बात का अंदाज़ा था। मेरे अपने खुद के रिश्तेदार अपने अंदर की जलन मिटाने के लिए बात को पता नहीं कहाँ से कहाँ ले जाते, मेरी इज्जत को उछाल कर रख देते, और मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैंने प्राणवी से कहा कि तुम आराम करो। मैंने कमरे की लाइट ऑफ कर दी और बाहर चला आया। पूरे घर में खामोशी का राज था। सब अपने अपने कमरों में दुबके पड़े थे। मैं बाहर सोफे पर ही बैठ गया। पता नहीं कब बैठे बैठे वही मेरी आंख लग गई। सुबह के 9 बजे मेरी आंख खुली, वह भी मेरी माँ के जगाने पर। उन्होंने मुझे जगाया और हैरत से पूछा, अमर, तुम यहाँ बाहर सोफे पर क्या कर रहे हो? मैंने कहा, मम्मी, आपको पता है कि मुझे सुबह 6 बजे जॉगिंग पर जाने की आदत है। तो आज भी 6 बजे मेरी आंख खुल गई। लेकिन जब कमरे से बाहर आया तो बाहर बहुत कोहरा था। तो मैंने सोचा थोड़ी देर बैठ जाता हूँ, बाद में जाऊँगा। लेकिन बैठे बैठे ही मेरी आंख लग गई और मैं सोया ही रह गया। मेरी माँ ने कहा, ये तो ठीक है, लेकिन बाकी रिश्तेदार तुम्हें ऐसे सोते देख लें तो बातें बनाने लग जाएंगे। जाओ अपने कमरे में। इतनी ही देर में सब लोग अपने अपने कमरे से निकल आए थे। मेरी उतरी हुई शक्ल देखकर बहुत कुछ अंदाजा लगा रहे थे। उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनकी नज़रें मुझे बहुत कुछ कह रही थी। मैं अपनी उदासी और अपनी मायूसी को दूर करने की बहुत कोशिश कर रहा था कि मैं खुश हूँ, लेकिन मेरे दिल का हाल शायद मेरी आंखों से छलक रहा था। मेरी माँ ने मुझे बोला कि जाओ अपने कमरे में जाकर देखो कि प्राणवी जगी है या नहीं। थोड़ी देर बाद मैं वापस आया तो देखा मेरी पत्नी बिस्तर पर मौजूद नहीं है। वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। शायद वह नहा रही थी, लेकिन जब मेरी नज़र बेड की चादर पर गई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई थी। ऐसा मंजर मैं सोच भी नहीं सकता था। सफ़ेद रंग की चादर जिस पर लाल रंग के धब्बे लगे हुए थे, जो मुझे तो कुछ और ही कहानी सुना रहे थे। यह सब क्या हो रहा था मुझे नहीं मालूम। यानी जब मैं कमरे से चला गया तो मेरे कमरे में कोई आया था और मेरा हक उसने ले लिया था। मेरी पत्नी के साथ सुहागरात मना चुका था। ऐसा लगा मेरा दिल किसी ने कुचल दिया हो। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी वॉशरूम से नहाकर निकली तो मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उसे उन धब्बों के बारे में सवाल किया तो वह डर गई। ऐसा लग रहा था जैसे उसने खुद इन धब्बों को नोटिस नहीं किए थे और नहाने चली गई। वह घबराकर चादर को देखने लगी। इधर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैंने उससे बहुत सवाल किया, लेकिन उसने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मुझे जल्दी से जवाब चाहिए, यह सब क्या है, वरना मैं तुम्हें अभी के अभी तुम्हारी माँ के घर छोड़ दूंगा और तुम्हें तलाक दे दूंगा। मेरी यह धमकी सुनकर वह और भी ज़्यादा परेशान हो गई और मेरे करीब आकर मेरे हाथ पकड़ लिए। कहने लगी, मुझे अपनी ज़िंदगी से मत निकालना। मैंने कहा, फिर बताओ इस धब्बों की वजह क्या है? उसने मुझसे कहा कि आप मुझे 2 महीने का समय दें, मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। लेकिन 2 महीने से पहले मैं यह राज आपके सामने नहीं खोल सकती हूँ, वरना बहुत बुरा हो जाएगा। उसकी बात सुनकर मुझे उस पर विश्वास नहीं आ रहा था। मुझे लगा वह बिना किसी कारण बहाने बना रही है। मैंने उसे कहा कि मुझे अभी इसी समय तमाम सवालों के जवाब चाहिए। तुमने रात भी मुझे करीब नहीं आने दिया और सुबह तुम्हारा रवैया मेरे साथ अपनेपन वाला नहीं था। और अब यह धब्बे। मैंने तुमसे मोहब्बत की शादी की और मोहब्बत में इस कदर अंधा हो गया कि तुम्हारे बारे में किसी भी तरह की कोई छानबीन तक नहीं कराई। लेकिन अब ना जाने क्यों मुझे तुम्हारा चरित्र खराब लग रहा है। आखिर ऐसा भी क्या राज है तुम्हारे पास जो 2 महीने से पहले मुझे बताया नहीं जा सकता? मैं 2 महीने तक इंतजार नहीं कर सकता। 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं गुस्से से बोल रहा था, लेकिन हल्की आवाज़ में कि कहीं मेरी आवाज़ बाहर ना चली जाए। अगर आवाज़ बाहर चली जाती तो इसमें मेरी ही बदनामी होती और मुझसे जलने वाले खुश हो जाते कि मेरी शादी की शुरुआत ही खराब हुई है। मेरे हालात जैसे भी थे, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को खुश नहीं करना चाहता था। मैं उन लोगों में से था जो अपना राज दूसरे को मरकर भी नहीं बताते, खासकर उनको जो हमारी खुशियों के दुश्मन होते हैं। मेरे गुस्से को देखकर प्राणवी काफ़ी परेशान हो गई थी और फिर वह रोने लगी। उसे रोता देखकर मेरे दिल को झटका लगा। जो भी था, आखिर वह मेरी पहली मोहब्बत थी।
उसे रोता देखकर मैं भला कैसे सुकून से रह सकता था। मैंने उसे रोना बंद करने को कहा और बेड पर बिठाया। कमरे का दरवाज़ा आधा खुला था और इस बात से हम दोनों ही अनजान थे। मैं जब प्राणवी को बेड पर बिठाया तो वह रोते हुए मेरे सामने हाथ जोड़कर कहने लगी और विनती करने लगी कि प्लीज़ यह बात किसी को मत बताना, मेरा यह राज राज ही रखना। मेरी इज्जत अब तुम्हारे हाथ में है, प्लीज़ मेरी बात को समझो। कोई भी गलत कदम उठाकर अपनी और मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करना। उसकी यही बातें तो और भी मुश्किलें बढ़ा रही थी कि तभी मुझे अपने पीछे से एक आवाज़ आई, जिसे सुनकर मैं एकदम से पीछे मुड़ा। मेरी पत्नी वो भी सामने देखने लगी। उसने जल्दी से अपने चेहरे पर आए आंसुओं को साफ किया। मेरा वही कजन खड़ा था और शक भरी नज़रों से हम दोनों को देख रहा था। वह आगे बढ़ा और बोला, क्या हुआ भाभी, तुम क्यों रो रही हो? क्या अमर ने तुम्हें कुछ कहा है? तुम मुझे बताओ, मैं अभी के अभी जाकर सबको बताता हूँ। अपने कजन के यह शब्द सुनकर मैं गुस्से से उसको देखने लगा। मैंने कहा, तुम्हें तमीज नहीं है? किसी के कमरे में नॉक किए बिना नहीं जाते? और यह तुम क्या लगा रखा है तुमने? भाभी है या तुम्हारी? आप करके बात करो। प्राणवी भी मुझे देखने लगी और नज़रें झुका गई। फिर मैं बातें संभालते हुए कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है। दरअसल तुम्हारी भाभी को अपने घर वाले याद आ रहे थे, इसलिए ये रो रही थी। मगर मैंने समझा दिया कि अब वह ठीक है। मुझे सार्थक पर बहुत गुस्सा आया था। आखिर वह होता कौन है मेरी पत्नी से इतना अपनापन दिखाने वाला? ऐसा लग रहा था जैसे वह मेरी पत्नी से पहले भी मिल चुका हो। मैं मुश्किल से बर्दाश्त करके रह गया था। आज मुंह दिखाई की रस्म थी, लेकिन मेरा दिल सब चीज़ों से उचट हो चुका था। सार्थक मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा था। वह बार बार मेरी पत्नी को बहाने बहाने से देखता था, उससे बात करने की कोशिश करता और प्राणवी भी उसकी हंसी मजाक पर भरपूर हंसी खुशी जवाब दे रही थी। मैं जबरदस्ती की मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे अपने खानदान वालों से बातें नहीं बनवानी थी। शादी के फंक्शन खत्म होने के बाद सभी रिश्तेदार घर जा रहे थे। प्राणवी सबसे मिलकर कमरे में जा चुकी थी। तभी मेरी नानी, जो कि बूढ़ी थी, उन्होंने प्राणवी को बाहर बुलवाने को कहा। मैं प्राणवी को लेने जब अपने कमरे में आया तो अधखुले दरवाजे से मैंने वह मंजर देखा कि मेरे होश उड़ गए। मेरे कमरे में मेरा छोटा भाई खड़ा था, जो प्राणवी के बालों में हाथ फेर रहा था। मैं शक की हालत में चला गया। मेरी मोहब्बत, मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ इतने करीब खड़ी थी। तभी मेरी परछाई आईने में देखकर मेरा भाई सीधा हुआ और कहने लगा, भाई, दरअसल भाभी के बालों में जूरा पिन फंस गया था, बस वही निकालने में उनकी हेल्प कर रहा था। मेरे दिमाग को कई सोचों ने अपनी शिकंजे में जकड़ लिया था। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर रोना शुरू कर दूं। मेरी पत्नी मेरे अलावा हर एक से खुशी खुशी बात कर रही थी। आखिर मुझ में ऐसी क्या कमी थी कि वह मुझे पास नहीं आने दे रही थी? एक बार फिर बिस्तर पर लगे वह लाल दाग मेरी नज़रों के सामने आ गए। मेरे जाने के बाद कौन आया था मेरे कमरे में? क्या मेरी पत्नी का चरित्र गिरा हुआ था? मैं बंद होते दिमाग के साथ बाहर आ गया था। सबसे मिल भी लिया था। मेरे मामा, मौसी, बुआ और चाचा की फैमिली जाने ही वाली थी। दरअसल मेरे चाचा चाची और सार्थक दूसरे शहर में रहते थे। सार्थक जाते जाते रुका और फौरन कुछ याद करते हुए बोला कि मेरी घड़ी पता नहीं मैंने कहाँ रख दी, मुझे याद नहीं आ रही। तभी प्राणवी फौरन बोली कि वह हमारे कमरे में पड़ी है, साइड टेबल पर। वहाँ वही दोनों मौजूद थे, बाकी सब बाहर जा चुके थे। मैं प्राणवी को बाहर ले जाने के लिए पलटा था कि मेरे पैर एकदम से ठिठक कर रह गए थे। पहले भाई और फिर अब मेरा कजन सार्थक। आखिर कौन था जिसने मेरा हक छीन लिया था? मेरा दिल कई टुकड़ों में बट गया था। मुझे अब हर चीज़ से नफरत महसूस हो रही थी। इतनी चाहत से मैंने शादी की और शादी के 2 दिन में ही मेरी पत्नी ने मुझे मेरी ही नज़रों से गिरा दिया था। शक्ल से इतनी मासूम और भोली भाली लगने वाली, अंदर से उतनी ही बुरी थी। मैं सोच भी नहीं सकता था, मगर उससे भी बढ़कर गिला मुझे मेरे कजन और मेरे भाई से था। मैं जानता था मेरा भाई शुरू से ही आशिकाना मिजाज का मालिक है। वह 1 महीने में 4-5 लड़कियों से संबंध बनाकर छोड़ देता था, मगर मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वह घर के अंदर अपनी ही भाभी के साथ ऐसा कुछ कर सकता है। मगर मेरे शक के दायरे में मेरा कजन सार्थक भी था। आखिर उसकी घड़ी मेरे कमरे में क्या कर रही थी? मैं फौरन से अपने कमरे में गया और बाइक की चाबी ली और घर से बाहर निकल आया। मैं इस समय अकेला रहना चाहता था। मेरे सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। ना जाने कब रात हुई, मुझे पता ही नहीं चला। मोबाइल पर मेरे माँ पापा की बार बार कॉल्स आ रही थी। आखिर मैं उन्हें क्या बताता कि उनकी नई नवेली बहू किन चक्करों में पड़ चुकी है?
मैंने बहाना बनाया और थोड़ी ही देर में घर वापस पहुंचा। मैं उन मर्दों में से नहीं था जो अपनी पत्नी पर जुल्म करके या अपनी मर्दानगी से उसे दुख तकलीफ देकर अपनी बेइज्जती का बदला पूरा करता। मैं जैसे ही घर आया तो मेरी माँ ने मुझे बहुत डांटा कि नई नवेली दुल्हन को छोड़कर कहाँ चले गए थे। मैंने कुछ बहाना बना दिया। घर वाले सब खाना खा चुके थे और मेरी भूख तो जैसे मिट चुकी थी, इसलिए मैंने बहाना बना दिया कि मैं बाहर से खाना खाकर आया हूँ। अब मैं अपने कमरे की तरफ बढ़ा। आज मुझे हर हाल में अपनी पत्नी से बात करनी थी। आखिर उसने मुझे धोखा क्यों दिया था? मैं जब कमरे में दाखिल हुआ तो कमरे में अंधेरा था। मैंने लाइट ऑन की तो सामने बेड पर प्राणवी कंबल में खुद को पूरी तरह छुपाए सो रही थी। मुझे बहुत गुस्सा आया। आज हर हाल में प्राणवी से हर बात क्लियर करनी थी। मैंने जैसे ही कंबल हटाया तो कुछ पल के लिए हैरान रह गया, क्योंकि बिस्तर पर प्राणवी कहीं भी मौजूद नहीं थी, बल्कि वहाँ तो तकिए को इस तरीके से रखा गया था जैसे कोई सो रहा हो। अगर प्राणवी वहाँ नहीं थी तो फिर कहाँ थी? मेरी गैरत को बार बार ललकार रही थी। न जाने क्यों, मगर मेरे कदम खुद ब खुद मेरे भाई के कमरे की तरफ बढ़ने लगे। मैं अभी उसके कमरे से दूर ही था कि मुझे आवाज़ आने लगी। यकीनन मेरी पत्नी की ही आवाज़ थी, जो किसी से बात कर रही थी। वह आवाज़ गैलरी से आ रही थी। मैंने बिना किसी आवाज़ के खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया और सुनने लगा। जो शब्द मेरे कानों से टकराया उन्होंने मुझे और भी गुस्सा दिला दिया। मेरी पत्नी शायद फ़ोन पर बात कर रही थी कि अमर को पता तो नहीं चलेगा ना। तुम्हें पता है, कोई भी पति ऐसा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यह राज खुल गया तो अमर मेरी जान ही ले लेंगे। कल रात भी बहुत मुश्किल से बहाने बनाकर मैंने उन्हें खुद से दूर रखा। अगर वह जान जाते तो शायद मैं यहाँ खड़ी न होती। प्राणवी और भी बातें कर रही थी, मगर मेरे कानों में आगे की बात सुनने की हिम्मत ही नहीं थी। इतना बड़ा धोखा दी थी प्राणवी ने मुझे। मेरा मजाक बनाकर रख दिया था उसने। मैं धीरे धीरे चलता अपने कमरे में आ गया। तभी प्राणवी भी कमरे में दाखिल हुई और मुझे कमरे में देखकर एकदम से चौंक गई। मैं बिना समय गंवाए उससे पूछा कि आखिर क्यों तुमने मुझसे शादी के लिए रजामंदी की थी, जब तुम किसी और को पसंद करती हो? मेरी बात पर उसका चेहरा पीला पड़ गया। वह फौरन मेरे करीब आकर बैठ गई और कहने लगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे मोहब्बत करती हूँ, किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मुझे उसका हर एक शब्द झूठा लग रहा था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और कहा कि झूठ मत बोलो। अगर ऐसा है तो फिर तुम मुझसे दूर जाने के बहाने क्यों ढूंढती हो? और वह चादर पर लगे लाल दाग, क्या मतलब समझूं? मेरी बातों पर वह एक बार फिर खामोश हो गई और बोली कि मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, मगर उसके लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा, पूरे 2 महीने तक। मेरे दिमाग में अब फोन वाली बातें चल रही थी। मेरा कजन, मेरा भाई या फिर कोई और? आखिर कौन था जो मेरी पत्नी को मुझसे दूर रहने की मशवरा दे रहा था? कोई तो ऐसा था जो मेरी पत्नी को बहुत पहले से जानता था, मगर कौन? मैं यह सोच सोचकर अंदर ही अंदर जलने लगा था। प्राणवी सो चुकी थी और मैं भी खामोशी से करवट बदलकर सो गया। जिंदगी यूं ही अपनी राह पर चलती रही। मैं वापस जॉब पर जाने लगा था। प्राणवी से मैं ज़्यादा बातचीत नहीं करता था। घर वालों के सामने मेरा रवैया उसके साथ अच्छा ही रहता था। मैं लोगों को शक में नहीं डालना चाहता था। वही प्राणवी मेरे अलावा सबसे अच्छे से बात करती थी। मेरे माँ बाप, बहन भाई का अच्छे से ख्याल रखती, घर के कामों में मदद करती। मगर जैसे ही रात को मेरे साथ कमरे में आती तो फौरन कहती, मेरे पेट और कमर में दर्द है। उसके अंदर से साफ जाहिर था कि वह जानबूझकर यह सब मुझे खुद से दूर रखने के लिए कर रही है। बंद कमरे में हम दोनों एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान थे। मैंने भी अब प्राणवी को फोर्स करना बंद कर दिया था। मैंने अपने दिल में मचलते जज्बातों को सुला दिया था। मेरा मन ही नहीं होता था कि प्राणवी के उस शरीर को बाहों में भरूं, जिसे कोई और बाहों में भर चुका है। मैं जैसे ही कमरे में आता चादर ओढ़कर सो जाता। शायद मेरी इस हरकत से प्राणवी बहुत खुश थी, क्योंकि अब उसे बहाने नहीं करने पड़ते थे। एक दिन मैं ऑफिस से जल्दी छुट्टी लेकर घर आ गया था और जब मैं अपने कमरे में गया तो कमरा खाली था। मैंने पूरे घर में प्राणवी को ढूंढा, मगर वह कहीं नहीं थी। तभी आखिर मैंने माँ से पूछ लिया कि माँ, प्राणवी कहाँ है? मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही। मेरी बात पर मेरी माँ ने मुझसे कहा कि इतनी जल्दी भूल गए? सुबह तुम खुद ही तो अपने छोटे भाई को कहकर गए थे कि प्राणवी को बाहर भेजो। मैं उसे उसके मायके छोड़कर उधर से ही ऑफिस चला जाऊंगा। मैं हैरानी से अपनी माँ को देखने लगा। माँ के चेहरे पर अब परेशानी उभर आई थी।
मगर मैंने बात को संभाल ली और कहा, हाँ मैंने कहा था, और उसे उसके मायके छोड़ आया। दरअसल मुझे काम की टेंशन में याद ही नहीं रहा। मेरी बात पर मेरी माँ को कुछ तसल्ली हुई। मैं दिल ही दिल में जलते कमरे में चला गया। आखिर मेरी पत्नी मेरे भाई के साथ घर से निकली थी। इस बीच मेरी माँ मेरे लिए चाय कमरे में ही ले आई थी। ऑफिस से आए मुझे 2 घंटे हो चुके थे, लेकिन प्राणवी का अभी तक कहीं कुछ पता नहीं था और ना ही घर में मेरा छोटा भाई था। मैं अपने भाई को कॉल करने ही वाला था कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और प्राणवी कमरे में दाखिल हुई। मुझे कमरे में देखकर वह एकदम से घबरा गई थी। फिर कहने लगी, आप आज इतनी जल्दी घर आ गए? वह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं अपनी दीदी के साथ दवा लेने चली गई थी। मुझे हैरत हुई। अगर वह मेरे भाई का नाम ले लेती तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे तो पहले से ही पता था कि वह मेरे भाई के साथ गई है। लेकिन उसके झूठ पर मेरे दिल में शक और गहरा हो गया था। वह हाथ में पड़ा अपना पर्स और मोबाइल टेबल पर रखकर वॉशरूम में चली गई थी। मेरी नज़र सामने टेबल पर पड़ी जहां प्राणवी का मोबाइल रखा था। मुझे उस दिन की कॉल याद आई। मैंने मोबाइल खोला और कॉल हिस्ट्री चेक करने लगा। खुशकिस्मती से हिस्ट्री डिलीट नहीं हुई थी। उस दिन और उस समय की कॉल पर जो नाम मुझे दिखाई दिया उसे देखकर मुझे झटका सा लगा था। वहाँ पर तो नित्या लिखा था। नित्या प्राणवी की बहन की लड़की का नाम था। मैं यूं ही नंबर मिला दिया। कुछ पलों के बाद दूसरी तरफ से एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। मुझे ऐसा लगा मानो मेरे शरीर से किसी ने जान ही खींच ली हो। उधर से बार बार हेलो प्राणवी कहकर वह उसे पुकार रहा था। वह आवाज़ मेरे लिए बिल्कुल अनजान थी। ना मेरे भाई की थी, ना ही मेरे कजन की। यह आवाज़ मुझे गुस्से में डाल चुकी थी। तभी मेरे दिमाग में कई धमाके हुए। कहीं आवाज़ प्राणवी के जीजू की तो नहीं थी? मेरी सोच वहीं पर दम तोड़ गई। मैं प्राणवी का मोबाइल वही ज़मीन पर तेजी से दे मारा। 15 मिनट बाद प्राणवी वॉशरूम से बाहर आई, मोबाइल के टुकड़े और मुझे गुस्से से देखकर वह थोड़ा हैरान हुई। मुझे इतने गुस्से में देखकर उसके चेहरे का रंग उड़ गया था। कहने लगी, क्या हुआ है अमर आपको? आप गुस्से में क्यों लग रहे हो? उसका इतना कहना था कि मैं आगे बढ़कर उसके गाल पर थप्पड़ मार दिया। वह दूर जाकर गिरी थी। मैंने उसे कहा कि कौन है वह, बताओ जिसके साथ आज गई थी। मेरी बात पर वह सहम कर मुझे देखने लगी। तभी अचानक से उसे उल्टियाँ होने लगी। वह जल्दी से वॉशरूम की तरफ भागी थी। उसकी हालत मुझे और भी गुस्सा दिला गई थी। वह जब बाहर आई तो रो रही थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। वह रोते हुए कहने लगी कि मैं हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझ पर ऐसे घिनौने इल्ज़ाम मत लगाओ। मैंने कभी किसी के साथ कोई गलत संबंध नहीं बनाया और ना ही कभी बनाऊंगी। आप मुझ पर विश्वास करो। इतना कहते कहते वह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। मुझे उसकी इस हालत पर दया भी नहीं आई। मेरे दिमाग में उस वक्त आंधियाँ सी चल रही थी। किसी ने मेरा हक छीन लिया था और अब यह हालात मुझे और भी शक में डाल रही थी। मेरे दिल में ख्याल आने लगा कि शायद वह किसी के बच्चे की माँ बनने वाली है। तभी मेरा छोटा भाई कमरे में दाखिल हुआ। उसने प्राणवी को जमीन पर गिरा देखा तो बौखलाकर उसकी तरफ बढ़ा और मुझसे पूछने लगा कि भाभी को क्या हुआ है? आपने इनके साथ ऐसा क्या कर दिया कि यह जमीन पर बेहोश पड़ी हैं? मैंने अपने भाई की हरकत पर उसे प्राणवी से दूर किया और एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर दे मारा। मैं गुस्से से कहने लगा, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मेरी पत्नी को हाथ लगाने की? मैं कभी इतनी ऊंची आवाज़ में नहीं बोला था। मेरी आवाज़ सुनकर मेरी माँ दौड़ी दौड़ी उधर आई थी। प्राणवी को बेहोश देखकर वह मुझसे सवाल करने लगी, मगर मैं उनसे क्या कहता। कुछ देर बाद ही हम प्राणवी को हॉस्पिटल लेकर गए। डॉक्टर ने चेकअप करना शुरू किया। मेरी माँ अलग परेशान लग रही थी। रात के 11 बज रहे थे। तभी प्राणवी की बड़ी बहन अपने पति के साथ आई। उन्हें किसने बताया था कि हम यहाँ पर हैं? प्राणवी के जीजू को देखकर मेरी रगों में एक बार फिर खून की जगह गुस्सा दौड़ने लगा था, मगर मैं बर्दाश्त के साथ बैठा रहा। तभी प्राणवी के जीजू बोले कि अभी कुछ देर पहले कॉल आई थी प्राणवी की, मगर वह कुछ बोल नहीं रही थी, इसलिए हम उसकी खैरियत मालूम करने घर गए। मगर वहाँ से पता चला कि आप लोग उसे हॉस्पिटल लाए हैं। कुछ देर बाद प्राणवी को होश आ गया था। वह सबको यही बताने लगी कि चक्कर आने की वजह से वह गिर गई थी। मुझे उस पर शक था। मैंने डॉक्टर से अकेले में पूछा कि प्राणवी को क्या प्रॉब्लम है, जिस पर वह कहने लगी कि प्राणवी के बॉडी में पानी की कमी हो गई थी, जिसकी वजह से वह बेहोश हो गई थी। आप उनके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखें, वह ठीक हो जाएगी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे डॉक्टर पर भी शक हो रहा था कि वह सच छुपा रही है। मैंने सारे रास्ते प्राणवी से कोई बात नहीं की। वह भी काफ़ी परेशान लग रही थी।
मुझे सबसे ज़्यादा शक अपने भाई पर था। हो ना हो उसी का काम होगा। उसकी आदतों से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था। यकीनन उसने प्राणवी के साथ भी चक्कर चलाया होगा और जब वह यहाँ आ चुकी है तो दोनों को और भी मौका मिल गया एक दूसरे के करीब आने को। वक्त गुजरता चला गया और 2 महीने पूरे होने वाले थे। मैं सोच चुका था जैसे ही 2 महीने पूरे होंगे मैं प्राणवी को तलाक दे दूंगा। ऐसी लड़की की मेरी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। एक दिन मैं काम से जल्दी घर वापस आ गया। मैं काफ़ी खामोश था। मैं अपने कमरे की तरफ जाने लगा तो मुझे किसी के बोलने की आवाज़ सुनाई दी। मेरी पत्नी से मेरा भरोसा तो कब का उठ चुका था। दिल तो मेरा बहुत पहले ही तोड़ चुकी थी। अब कुछ बचा था तो वह थी मेरी गैरत। वह जब तक मेरे साथ थी वह मेरी पत्नी थी। मैं उसे यह पाप करने नहीं दे सकता था। अंदर से मुझे उसके बोलने की आवाज़ आई। वह कह रही थी कि पता नहीं कब यह 2 महीने पूरे होंगे दीदी, और मैं अमर को सब कुछ सच बता सकूंगी। यकीन मानो मुझे बहुत बुरा लगता है उन्हें तकलीफ में देखकर। वह अपनी बहन से बात कर रही थी। तभी उसकी बहन बोली कि चलो तुम कल डॉक्टर के पास जाना। शायद वह तो तुम्हें कुछ ऐसा बता दें कि तुम्हारे और अमर के बीच की दूरियां खत्म हो जाए। उन दोनों की यह बातें सुनकर मैं वहां से हट गया। प्राणवी डॉक्टर के पास जा रही थी कल, मगर क्यों? मुझे यह जानना था अब हर हाल में। जैसे ही सुबह हुई तो मैं काम का बहाना करके घर से जल्दी निकल गया। तभी 10 बजे मुझे अपनी पत्नी घर से बाहर निकलते हुए दिखाई दी। वह एक रिक्शा में बैठ गई। तभी कुछ देर बाद वह एक गायनोकोलॉजिस्ट के क्लिनिक के बाहर रुकी। मेरा शक अब यकीन में बदलता जा रहा था। नफरत की एक और लहर मेरे शरीर में फैल गई थी। वह अंदर चली गई और कुछ देर बाद मैं भी अंदर चला गया, लेकिन सामने वह मुझे कहीं भी नजर नहीं आई। मैं रिसेप्शन से अपनी पत्नी के नाम के बारे में पूछने लगा तो नर्स कहने लगी, यह आपकी पत्नी की रिपोर्ट है जो कि कुछ देर पहले ही आई है। आप इसे अंदर डॉक्टर के पास लेकर जाइए। आपकी पत्नी वहां पर मौजूद है। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उन पेपर को खोल कर देखता। मैं उस रिपोर्ट को बजाय अंदर देने के उसे लेकर क्लिनिक से बाहर निकल आया। मैं वहां से सीधा घर पहुंचा था। अपने कमरे में आकर मैं रो पड़ा। मुझे सच में बहुत दुख हो रहा था। मेरी पहली मोहब्बत मेरी पत्नी मुझे इतना बड़ा धोखा देगी मैंने कभी नहीं सोचा था। कुछ देर बाद पीली रंगत चेहरे पर सजाकर प्राणवी कमरे में दाखिल हुई। वह आते ही बोली कि आप मेरी सच्चाई जान चुके हैं। उसके सवाल पर मैं बोला कि हाँ, जान गया हूँ। वह दोबारा बोली, अब तो आपके सारे शक खत्म हो गए होंगे ना? मेरी मोहब्बत पर विश्वास होगा ना आपको? मैं हैरान हुआ और हैरत से बोला, भला कैसी मोहब्बत? मेरी पत्नी ने रिपोर्ट खोलकर मेरे सामने की और मुझे पढ़कर सुनाया। उसने जो शब्द अपनी जुबान से बोले उसे सुनकर मेरा दिल चाहा जमीन फटे और मैं उसमें समा जाऊं। प्राणवी ने मुझे बताया कि मुझे एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से मैं अपने पति के करीब नहीं जा सकती थी। मैं 14 साल की थी जब मेरी माँ मुझे दुनिया में अकेला छोड़कर चली गई थी। मेरे लिए मेरी बहन ही सब कुछ थी। मेरी भाभी जो कि मुझे बोझ समझती थी। 14 साल की उम्र में जब मुझे पीरियड्स आए तो रुकने का नाम नहीं लिया। मैं अपनी भाभी को कोई बात नहीं बताती थी। मैंने अपनी दीदी को बताया तो दीदी मुझे डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया और मेरी दवाई चलने लगी, लेकिन कुछ भी फ़ायदा नहीं हो रहा था। मेरी उम्र 20 साल हो चुकी थी, लेकिन मेरे पीरियड्स अनरेगुलर थे, एक दिन के लिए भी नहीं रुकते थे। डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो बताया कि तुम्हारे अंदर इन्फेक्शन है। अगर तुमने अपने पति के साथ संबंध बनाया तो यह इन्फेक्शन उसे भी लग सकता है। मेरी शादी जल्दी तय हो गई। हालांकि मैंने मना भी किया तो दीदी समझाने लगी कि इतना अच्छा रिश्ता मिलना मुमकिन है। तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि अमर तुम्हें पसंद कर बैठा है और तुम्हारे लिए रिश्ता भेज दिया, वरना तुम खुद सोचो, माँ जिंदा नहीं है और भैया भाभी तुम्हें बोझ समझते हैं। वह तुम्हें कहीं भी किसी के भी पल्ले बांध देंगे। इसलिए चुपचाप यह शादी कर लो। 2 महीने तक कैसे भी करके अपने पति को रोक लेना, और हाँ, यह सच्चाई उसे मत बताना, क्योंकि कोई भी मर्द इतना सब्र वाला नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो कि वह तुम्हें तलाक दे दे। डॉक्टर ने मुझे 2 महीने और दवा खाने के लिए बोला था। अगर मैं 2 महीने में डॉक्टर की बात ना मानकर दवा ना खाती तो शायद मेरा इन्फेक्शन तुम्हें भी लग जाता और तुम भी बीमार हो जाते, और इसके अलावा मैं कभी माँ नहीं बन पाती। इसलिए मैंने आपको खुद से दूर रखा था। आज देखिए मेरी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई है। मैं अब एकदम ठीक हो चुकी हूँ। प्राणवी की यह बातें सुनकर मैं बहुत शर्मिंदा हुआ था। मैं बगैर सच जाने बहुत कुछ गलत सोच बैठा था। मैं शर्मिंदा था और मैं अपनी पत्नी से माफ़ी मांगने लगा। प्राणवी ने फ़ौरन मुझे माफ़ कर दिया। उस पर मुझे उस पर बेहद प्यार आया और मुझे अपनी सोच पर शर्म महसूस हुई।
ज़िंदगी में ऐसे कई पल आते हैं जब हम सिर्फ गलतफहमी की बुनियाद पर अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। वही थोड़े से सब्र और दिमाग का इस्तेमाल कर लिया जाए तो हमारी ज़िंदगी की कई समस्याएं हल हो जाती है। प्राणवी एक बहुत ही अच्छी पत्नी साबित हुई। मैं प्राणवी जैसी लड़की को पत्नी के रूप में पाकर बहुत खुश हूँ। भगवान ने 9 महीने बाद ही मुझे और प्राणवी को मम्मी पापा बना दिया। आज मेरा परिवार एक भरा पूरा और खुशहाल परिवार है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।